नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और बीएनबीए में आज जिस बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं वो संकल्प से जुड़ी हुई है, वो एक बड़े सपने से जुड़ी है और वो सपना है विकसित भारत का सपना। यानी कि विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया कि 2047 तक जो राष्ट्र का तिरंगा होगा, हिंदुस्तान का जो तिरंगा होगा वो विकसित राष्ट्र का तिरंगा होगा, वो विकसित भारत का तिरंगा होगा। और इसीलिए हर छोटे बड़े सेक्टर में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। हर सेक्टर में देखा जा रहा है कि किस सेक्टर में कितनी क्षमता और उसे कितना और विस्तार दिया जा सकता है, कितनी उसमें उसकी रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। और ऐसे में राज्यों की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब हम राज्य की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य, चाहे हम आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बात करें, विश्व हिंदुस्तान में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन चुका है उत्तर प्रदेश। इससे पहले महाराष्ट्र है। आप समझ सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और इसीलिए उत्तर प्रदेश पहले से ही $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि विकसित भारत के सपने में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली जा रही है। और आज की अगर सबसे बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री ने आज ग्रीन हाइड्रोजन नीति पॉलिसी बनाने के लिए निर्देश दिया और कहा है कि दूसरे राज्यों से देखा जाए कि किन किन राज्यों में बनी हुई, उनसे एक आधार लिया जाए। लोगों के सुझाव भी मांगे गए हैं, जो निवेशक होंगे उनसे भी सुझाव मांगे गए और मकसद यही है कि उत्तर प्रदेश को स्वच्छ बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए। और ये जो पॉलिसी है आने वाले दिनों में ये भी विकसित राष्ट्र की तरफ जो बढ़ते हुए कदम है उनको मजबूत करेगी। तो आज बिग न्यूज बिग एनालिसिस में इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर हम विकसित भारत की जब बात करते हैं तो ये सिर्फ अकेले सरकार का सपना नहीं है, ये सिर्फ अकेले प्रधानमंत्री मोदी का सपना नहीं है। कुछ आंकड़े आप देख सकते हैं कि जब हम ग्रीन हाइड्रोजन नीति की बात करते हैं, स्वच्छ यूपी सुंदर यूपी, ग्रीन हाइड्रोजन नीति होगी लागू। यानी कि अभी ये एक निर्देश दिया गया है कि अब आप ड्राफ्ट तैयार करें कि उत्तर प्रदेश को स्वच्छ कैसे बना सकते हैं, कि उत्तर प्रदेश को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ड्राफ्ट पॉलिसी पर स्टेक होल्डर से सुझाव भी मांगे गए कि सुझाव, क्योंकि जो निवेशक होंगे, जो स्टेक होल्डर होंगे वो भी अपनी अपनी राय देंगे, क्योंकि ये एक बड़ा फैसला है। निवेशकों, उपयोगकर्ताओं को इसका लाभ हो, ये भी एक बड़ा मकसद है। और जब हम उत्तर प्रदेश की लगातार बात करते हैं और खासतौर से विकसित भारत की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो योगदान है बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ जो कहा जा सकता है जो सेक्टर पीछे हैं उनको भी आगे बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी फर्मों को इंसेंटिव, यानी कि उनको कई तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी, सब्सिडी दी जाएंगी, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा के कारण नेट जीरो का जो लक्ष्य है 2070 का, जो एक हिंदुस्तान ने एक बड़ा लक्ष्य जो तय कर रखा है 2070 का, वो कैसे पूरा होगा। क्योंकि लगातार अभी हमने देखा कि COP28 की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें पीएम मोदी पहुंचे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदुस्तान जो है बाकी विकसित देशों से पर्यावरण को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बेहतर तरीके से काम कर रहा है। और यह भी देखना होगा कि जब हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट में संतुलन बेहद जरूरी है। तो ये कुछ बड़े फैसले कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में होगा। क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, भूमि की उपलब्धता दी जाएगी और अलग तरीके की, कई तरीके की सब्सिडी दी जाएगी। तो ये एक बड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में जब भी ये पॉलिसी बनकर तैयार होगी उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है और बदलेगी। लेकिन विकसित भारत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंचों पर हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहे, यानी कि लोगों को जोड़ते रहे, क्योंकि ये उनका अकेले का सपना नहीं है। और ऐसे में एक बार सुन लेते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा विकसित भारत को लेकर, युवाओं को लेकर। उस सपने को एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है। एक बार हम सुन लेते हैं। आज के भारत को अपने लोगों पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी प्रेरणाओं पर पूरा भरोसा है। और जब कोई देश अपनी विरासत पर ऐसे गर्व करते हुए आगे बढ़ता है तो दुनिया भी उसे सम्मान से देखती है। आज पूरी दुनिया भारत भूमि को अवसरों की भूमि, उसमें सबसे प्रथम पंक्ति में रखता है। आज भारत उस स्टेज पर है जब बड़ी वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत बड़ी भूमिका निभा रहा है।
और आजकल एक गारंटी की बड़ी चर्चा हो रही है और वो गारंटी है मोदी की गारंटी। अब सियासत में वायदे नहीं चलेंगे, अब सियासत में राजनीति में गारंटी चलेगी। गारंटी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की, गारंटी रोजगार देने की, गारंटी किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने की। तो एक बार वो भी सुन लेते हैं कि मोदी की गारंटी आखिर है क्या। अब मोदी ने कह दिया है कि सरकार खुद चलकर गरीबों के पास जाएगी और इसलिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी एकदम सुपरहिट हो गई है। तो सुना आपने कि मोदी की गारंटी जो है ये विकसित भारत के उस संकल्प की गारंटी जो 2047 का एक बड़ा सपना हिंदुस्तान देख रहा है और उसी को लेकर हिंदुस्तान आगे बढ़ा, जिस पर विकसित भारत की संकल्प यात्रा को लेकर, इस सपने को लेकर इस पर बात करने के हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ नवनीत सहगल जी, पूर्व अपर मुख्य सचिव हैं। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल सर कि जो हम विकसित भारत की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंचों पर कह रहे हैं कि वो 140 करोड़ भारतीयों का सपना है। ये अकेले सरकार का सपना नहीं, अकेले मोदी का सपना नहीं। कैसे साकार होगा, कौन कौन से सेक्टरों के बड़ा योगदान मानते हैं? देखिए, 2047 में देश को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे और वो एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पर हम सबको मिलकर, पूरा एक देश, पूरा सबको मिलकर एक देखना होगा कि हम 100 साल में हम कहाँ पहुँचे हैं। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो गरीबी हटाओ का एक लक्ष्य था। सरकारों ने उस पर काफ़ी काम किया। पिछले 8 वर्षों में उस पर बहुत बड़ा काम हुआ। जैसे सीधे डिजिटलाइजेशन हुआ, लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसा जाने लगा, बिचौलिए खत्म हुए, तो एक परिवर्तन गांव के स्तर पर आया, एक परिवर्तन रूरल एरिया में आया और अभी जो आंकड़े आए हैं लगभग 13 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से बाहर आए। तो अब एक मकसद हुआ गरीबी हटाना, अब मकसद है देश को विकास की ओर ले जाना। और क्योंकि देखिए, विकास हर क्षेत्र में होना होगा, चाहे वो पूंजी निवेश हो, चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हमारा ऊर्जा हो, एनर्जी सेक्टर हो, क्योंकि ये निवेश जब होगा तभी उसी से न केवल देश आगे बढ़ेगा बल्कि रोजगार के और अवसर पैदा होंगे, लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। आपने देखा कि पिछले दिनों जो एक डाटा रिलीज हुआ और देश जो है वो भारत दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। हमारा लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि उसको तीसरी तक ले जाना। तो तीसरी बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने के लिए हम सबको, जितने भी हम सभी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारे सिटीजन हैं, हमारे राज्य के कर्मचारी हैं, हमारे राजनीति हैं, सबको मिलके काम करना होगा और तभी देश जो है तेजी से तरक्की करता हुआ पहुंचेगा। और मैं इसी क्रम में बताना चाहता हूं, जो अभी आजकल विकसित भारत यात्रा निकली हुई है, विकसित भारत विकास यात्रा जो निकली हुई है, उसमें वो गांव-गांव तक जा रहा है। इतना अच्छा वो कार्यक्रम हिट हो रहा है क्योंकि देखिए, जो लाभार्थी जिसको लाभ मिला है उस तक सरकार एक बार वापस पहुंच रही है, उसको भी एक कॉन्फिडेंस हो रहा है कि सरकार मुझसे आके पूछ रही है कि भाई आपका जो लाभ था वो पूरा मिला, आपने उसको कहां तक उसका इस्तेमाल किया। फिर योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है क्योंकि ऐसी योजनाएं बहुत सारे हमारे गांव के लोग जानते नहीं कि ये योजना में भी उनको लाभ मिल सकता है, उनको मुफ्त में मकान मिल सकता है, उनको पेंशन मिल सकती है, उनको रोजगार का इंतजाम हो सकता है। फिर नए लाभार्थियों की तलाश हो रही है। जैसे गांव में वो गाड़ी जा रही, जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं सुन रहा था जो उन्होंने कहा कि गारंटी की जो गाड़ी है, तो वो गाड़ी जा रही तो नए लाभार्थियों को भी तलाश रही, तो नए लाभार्थी भी मिल रहे हैं, उनको भी लाभ मिलेगा, आगे से वो एक सूची में शामिल हो जा रहे हैं। तो ये जो एक विकास का जो देखिए ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो विकसित भारत में आखिरी आदमी को भी शामिल करना, वो भी महसूस करे कि हाँ, मैं भारत के विकास में मैं भागीदार हूँ, मैं भागीदार हूँ। एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है, वो सेंस ऑफ ओनरशिप उसमें आएगी, हर आदमी में आएगी इस देश का, जब हर आदमी ये महसूस करेगा कि उस विकसित भारत में हमें भी रहना है। अभी अब आप जाइए दूसरे देशों में जब जाते हैं तो बहुत बार लगता है कि हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा, लेकिन अब जब हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारे देश में दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ गई है। हम चांद पे पहुंच गए, हमने चांद पे अपना चंद्रयान-3 बिल्कुल सफलता लॉन्च किया। हाँ, वो दुनिया के बहुत कम देश कर पाए हैं। हम जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है उसमें हम ऊपर पहुंच गए हैं। तो ये सब जो एक सपना है, ये बहुत ही बड़ा सपना है और सबको मिलकर उसमें प्रयास करना पड़ेगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया है, एक लक्ष्य दिया है, एक सपना दिया है,
उस सबको उनको सरकार बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि ये सपना जो है एक बड़ा सपना और सभी को मिलकर इसमें भागीदार बनना होगा और इसीलिए लगातार अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि ये 140 करोड़ भारतीयों का सपना है। लेकिन हम जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश को भी देख लेते और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस सपने में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की भूमिका बेहद अहम है और इसीलिए इस संकल्प को लेकर, इस बड़े सपने को लेकर उत्तर प्रदेश भी लगातार अपनी भूमिका किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है उस पर एक बार हम जरूर नजर डाल लेते हैं। खासतौर से ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम विकसित राष्ट्र की सपने की बात करते हैं तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश जो है उसमें एक बड़ा योगदान देगा, क्योंकि ये लगातार बेहद जरूरी है। क्योंकि जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, आप देख सकते हैं कुछ आंकड़े, विकसित भारत का सपना साकार, क्या होगी यूपी की रफ्तार। एमएसएमई की बात करें तो लगभग देश में इकलौता ऐसा राज्य जो 95 लाख से अधिक जो है एमएसएमई की यूनिट हैं। स्टार्टअप का हब उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है। ओडीओपी की जैसी जो योजनाएं हैं वो हर जिलों को एक नया पहचान दे रही है और यही बड़े बदलाव हैं, ये विकसित भारत की उस काज जो कदम है उनको मजबूत करेंगे। एक्सप्रेसवे 13 एक्सप्रेसवे है जिसमें से 6 लगातार काम कर रहे हैं, 7 पर काम चल रहा है। तो एक्सप्रेसवे का हब भी उत्तर प्रदेश है और यही सारे प्रयास इस बड़े सपने को मजबूत करेंगे। 6 संचालित एक्सप्रेसवे जिन पर लोग आ जा रहे हैं और एक्सप्रेसवे का जब हम बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कनेक्टिविटी जो है किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। और जैसे नवनीत जी कह रहे थे कि लगातार लोगों का आह्वान किया जा रहा है कि लोगों, क्योंकि राष्ट्र प्रथम की भावना है। जब हम विकसित देशों की बात करते हैं, चाहे जापान की बात करें, जर्मनी की बात करें, अमेरिका की बात करें, वहां के लोग उस देश को आगे बढ़ाने में अपना बड़ा योगदान देते हैं। कितने डिग्री कॉलेज? लगभग 8,500 से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेज हैं, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य हर सेक्टर में। नवनीत जी, युवाओं की भूमिका को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि युवा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक युवा वाला राज्य है, हिंदुस्तान भी सबसे अधिक युवा वाला देश। ऐसे में विकसित भारत में युवा का जो योगदान है कितना महत्वपूर्ण होने? देखिए, युवाओं का बहुत बड़ा एक योगदान होने वाला है। चाहे आप वो स्टार्टअप ले लीजिए, एमएसएमई ले लीजिए, हमारे जो इतने कुटीर और लघु उद्योग हैं इस प्रदेश में बहुत मात्रा में है और उनको सरकार बढ़ा रही है। क्योंकि देखिए, जब एक माननीय प्रधानमंत्री ने एक आत्मनिर्भर भारत का भी एक लक्ष्य दिया, क्योंकि विकसित भारत होने के लिए जरूरी है कि हम आत्मनिर्भर भी बने। उस आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यकता है कि हमारे जो युवा हैं वो जो स्वरोजगार का एक माध्यम है उसको ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। और जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ स्टार्टअप में बहुत ज्यादा संभावनाएं भी हैं और प्रगति भी हुई है। देखिए, जो अभी हमारे 8,500 डिग्री कॉलेज हैं, हमारे यहाँ देश के सबसे बड़े बड़े तकनीकी हैं कॉलेज हैं, जैसे आईआईटी है, आईआईएम है, जैसे लखनऊ में ही मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे यहाँ 100 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो ये इतना सारा स्किल जो आ रहा है, ये स्किल हमारे जो यूथ के पास है उनको उस स्किल से अपना स्वयं के छोटे उद्योग, स्वयं का स्टार्टअप अब शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से वो देश को, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएंगे। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश धीरे धीरे अभी जो आंकड़े आए उसमें देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था, दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, और एक जो 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक ले जाने का लक्ष्य है उसमें युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और हर युवा को ये रियलाइज करना होगा कि नौकरियों के पीछे भागने की बजाय वो स्वरोजगार जो स्किल है उस स्किल का उपयोग करे तो नौकरी देने वाला बने। यही एक सरकार की ऐसी नीतियां भी हैं, सरकार के ऐसे कार्यक्रम भी हैं जिसमें कि सभी प्रकार से इंसेंटिव भी हैं और हैंड होल्डिंग भी है, ताकि वो अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करके अधिक से अधिक देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर प्रयास करें। हम प्रति व्यक्ति पे जरूर बात करेंगे क्योंकि नवनीत जी ये भी समझना बेहद जरूरी, क्योंकि जब हम बड़े सपने की बात करते हैं तो उस सपने से लोगों की उम्मीदें भी जुड़ती हैं। तो लोग ये भी सोचने और समझना चाहते हैं कि जब 2047 या जब जिस तरीके से हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, क्या प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी? क्या आपको लगता है कि हर सेक्टर में संभावना है? क्योंकि लोग सबसे पहले अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं कि उनकी जीवन शैली में बदलाव, उनकी आर्थिक तरक्की हो। क्या आपको लगता है प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी जब विकसित भारत की तरफ हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश आगे? नहीं, क्यों नहीं साहब। आप देखिए 2017 से लेकर अभी 2023 में जो है प्रति व्यक्ति आय लगभग उत्तर प्रदेश में दुगनी हुई है और वो अर्थव्यवस्था भी लगभग दुगनी हुई है। तो जब अर्थव्यवस्था भी दुगनी हुई है और यही अर्थव्यवस्था अगर 2047 में इससे 10 गुना बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी उसी रेशो में बढ़ेगी। और सभी जो हमारे जो पूरे हमारे जितने काम हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, एमएसएमई है, टेक्सटाइल है। देखिए, उत्तर प्रदेश से टेक्सटाइल का इतना बड़ा
स्कोप है और इतना गारमेंट एक्सपोर्ट इतना अच्छा हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि टेक्नोलॉजी में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसे प्लांट हैं जो F-16 जो जहाज है अमेरिका का, जिसके बारे में बहुत मशहूर है, उसके कलपुर्जे यहाँ बनते हैं, उनकी तारें यहाँ बनती हैं, बहुत सारे दुनिया के जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके हिस्से यहाँ बनते हैं। तो इतना एक बहुत बड़ा सेटअप जो उत्तर प्रदेश में है, और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रदेश में जो ओवरऑल एक विकास है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और उससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। बिल्कुल। एक बार हम सुन लेते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अलग अलग मंचों पर, अलग अलग जगहों पर लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो भूमिका है वो बेहद अहम है, और विकसित भारत के उस संकल्प में हर एक उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान है। ये अकेले सरकार या अकेले प्रधानमंत्री मोदी का सपना नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का सपना जब बन जाएगा तो बहुत तेजी से। और पीएम ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि ये वो सही समय है, ये वो सही अमृत काल है, जैसे विकसित राष्ट्रों का एक समय हुआ करता था जब उन्होंने तेजी से अर्थव्यवस्था में क्वांटम जंप लगाई थी, छलांग लगाई थी अर्थव्यवस्था को लेकर, वैसे वही सपना, वही समय अब हिंदुस्तान के पास है, वही समय अब उत्तर प्रदेश के पास है। सबसे पहले एक बार सुन लेते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स पे भी नजर डाले थे। ये लगातार जो हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो बिहार में देख सकते हैं कि 2022 में 54,000, उत्तर प्रदेश में लगभग 86,000, मध्य प्रदेश में 1,32,000, और हर कोई इसी सपने से जुड़ना चाहता है कि उसकी जीवन शैली में जब विकसित भारत की तरफ हिंदुस्तान आगे बढ़े तो उसके जीवन में भी बड़ा बदलाव आए। लेकिन एक बार सुन लेते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि विकसित भारत को लेकर उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो बेहद अहम है। और ऐसे में सीएम योगी ने अलग अलग मंचों पे क्या कुछ कहा, एक बार हम सुन लेते हैं। समाज का हर तबका जुड़ रहा है और आज उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। और इसी गारंटी के साथ मोदी वैन, गारंटी वैन आपके पास आई है विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश आज के दिन पर देश के अंदर सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य बना है। जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, समयबद्ध तरीके से हम लाभान्वित करके उनके जीवन में खुशहाली लाने का कार्य कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ ये विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर निकल रही है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने संकल्प लिया था कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जिन लाभार्थियों को मिला है वे बोलेंगे कि हाँ मुझे ये मिला है, जिससे अन्य लोग प्रेरित हो सके कि हाँ उसे मिला है तो मुझे भी मिलेगा। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जहां किसान का सम्मान होता है, उसके परिश्रम और पुरुषार्थ के सामने शासन उन्हें नतमस्तक होकर के सम्मान देता है। और यह इसलिए क्योंकि आपका परिश्रम और पुरुषार्थ न केवल उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ा रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश की विकास की यात्रा का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश को देश की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में मदद कर रहा है। समाज का हर तबका जुड़ रहा है। अनिल जी, क्या आपको लगता है कि यूपी में निवेश बढ़ा है और इसीलिए उत्तर प्रदेश बदला भी है? चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, निवेश की बात करें, अब यूपी तेजी से बदला है। जी, यूपी पिछले 8 साल में बहुत तेजी से बदला है, और उसका उदाहरण जो अभी हाल में ही इस पिछले साल, इसी साल जबकि इन्वेस्टर समिट हुआ था ग्लोबल, तो लगभग 39 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे, और पहले के जो 4,60,000 करोड़ के MOUs थे वो उनमें बहुत सारे जमीन पर आ चुके हैं। अब आप जरा इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है कि जब पहली बात GST में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है, एक्साइज में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है, तो ये जो टैक्सेस की उल्लेखनीय वृद्धि है ये तभी होती है जब टर्नओवर बढ़ता है। टर्नओवर तभी बढ़ेगा जब प्रोडक्शन फैसिलिटी होगी। और दूसरी बात, हमारी जो GDP है वो एकदम बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो तेजी से बढ़ती हुई GDP, टैक्सेस, जो हमारे निर्यात बढ़ रहे हैं, निर्यात लगभग 1.5 लाख करोड़ से ऊपर हो गए हैं, तो जो निर्यात बढ़ रहा है, GST बढ़ रहा है, टैक्सेस की आय बढ़ रही है, तो ये एक तरह का मानक है जो दिखाता है, GDP बढ़ना जो एक मानक है वो दिखाता है कि प्रदेश में विकास हो रहा है, प्रदेश में तरक्की हो रही है। और उसके साथ साथ उसका लाभ ये मिल रहा है कि ये संसाधन जो है वो
इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में खर्च हो रहे हैं। एक्सप्रेसवेज नहीं आ रही हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, अब पानी जो है नल से पानी हर गांव में पहुंच रहा है। तो ये एक तरह से जो काम हो रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ सबसे बड़ा जो लाभ है वो डबल इंजन सरकार का है। जो भारत सरकार की योजनाएं हैं यूं की यूं जमीन पर लागू हो रही हैं बिना किसी रुकावट और भेदभाव के और पूरा ईमानदारी से, वो एक उसका असर है। क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों में बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार ने बनाई भी रहती हैं वो भी कई बार रुक जाती हैं। और रुकने से क्या है कि देखिए, भारत सरकार तो पैसा भेजती है, परंतु अगर राज्य सरकार उसको अगर ठीक से लागू नहीं करे तो योजनाओं का अर्थ नहीं रहता है। बिल्कुल। तो ये मैं आपको इसी से जुड़ा सवाल, क्या सभी राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण? अगर इस यात्रा में, इस सपने में 5 राज्य 10 राज्य पीछे रह गए तो वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में क्या सभी राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण, जैसे यूपी लगातार अपना योगदान दे रहा है? नहीं, देखिए इसमें तो जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर का हर हिस्सा है, अगर एक पैर में चोट लग जाएगी तो वो चलना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, केंद्र योजनाएं बनाता है, केंद्र योजनाओं के लिए धनराशि भेजता है। सबसे उसके बाद जो इम्पोर्टेंट भूमिका है, जो मुख्य भूमिका है, वो राज्यों की होती है कि वो उस योजना को कैसे लागू करें। उसमें ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और लाभार्थियों का चयन सही करते हैं। क्योंकि जो भारत सरकार से जो धनराशि आती है वो जैसे लाभार्थी के खाते में भी जा रही है, तो लाभार्थियों का चयन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लाभार्थियों का चयन, स्थल का चयन, योजना का चयन, ये सब जो है राज्य सरकारें करती हैं। तो राज्य सरकारों का बहुत अहम योगदान है। ऐसे में जो एक डबल इंजन सरकार का लाभ होता है वो अभी मिल पाता है जब एक जैसी सरकारें हों। और उसमें जो देश के विकास की बात है उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो विकास की ओर सबको देखना चाहिए कि ये योजनाएं अगर हर घर में नल से जल पहुंचाने की सरकार की योजना है तो वो चाहे कोई भी रहे उसको पहुंचाना चाहिए। जी। फिर एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण तारीख हिंदुस्तान ने तय कर दी है। कहा जा सकता है कि आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद दूसरी ऐसी बड़ी तारीख है जो हिंदुस्तान के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि पूरा हिंदुस्तान उसका इंतजार कर रहा है। ऐसे में यूपी में, चाहे हम काशी की बात करें, चाहे मथुरा की बात करें या फिर अयोध्या की बात करें, पर्यटन में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। क्योंकि अभी भी अकेले काशी में 2 सालों में लगभग 13 से 14 करोड़ लोग पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं। काशी तमिल संगम जैसे बड़े कार्यक्रम कराए जाते हैं, G20 जैसे बड़े कार्यक्रम कराए जाते हैं। क्या यूपी में एक बड़ा बदलाव आएगा 22 जनवरी के बाद? नहीं, देखिए बड़ा बदलाव अभी से आ रहा है, क्योंकि जब बनारस में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की उनका निर्माण हुआ और पुनर्संरचना हुई, तब से लगभग 3 से 5 लाख जो है प्रतिदिन लोग वहां जाते हैं, पूरे देश से जा रहे हैं। उससे वहां का इतना अच्छा कारोबार बढ़ गया है। दूसरा जो हमारा मेन है, मुख्य है, वो मथुरा और आगरा। मथुरा वृंदावन में सबसे ज्यादा जो है वो दर्शनार्थी जाते थे, पर्यटक पहुंचते थे। अब जैसे जैसे ये हमारी श्री राम मंदिर की परिकल्पना हो रही है, जैसे जनवरी में शुरू हो जाएगा, तो निश्चित रूप से। और दूसरी बात, वहाँ पर नया हवाई अड्डा बन गया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, वहाँ पर रेलवे स्टेशन बन गया है, नया रेलवे स्टेशन बना है। तो सारी सुविधाएं जब उपलब्ध हो जाएंगी और मुख्यतः भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो प्रारंभ हो जाएगा, तो बहुत पर्यटक आएंगे, बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे। उस क्षेत्र का विकास बहुत तेजी से होगा। एक धार्मिक आस्था जो है देश की, उस धार्मिक आस्था जो है वो वहाँ दिखाई देगी और उससे इस पूरे क्षेत्र में बहुत असर पड़ेगा। क्या ये जो आस्था की आप बात कर रहे हैं, ये विकसित भारत की जो अर्थव्यवस्था की बात होती है, ये आस्था से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और यही अर्थव्यवस्था जो है विकसित भारत के सपने को साकार करेगा? जी, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, पर्यटन जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बहुत सारे देश हैं जो कि सिर्फ पर्यटन पे ही उनकी पूरी जो उनकी इकोनॉमीज हैं, वो इतनी मजबूत इकोनॉमीज हैं, सिर्फ पर्यटन ही है वहां पर। और ऐसे में जब एक पूरा धार्मिक आस्था के एक नहीं 3 केंद्र उत्तर प्रदेश में हैं, उन तीनों केंद्रों पर जब विकास होगा और उसका उस पर फोकस होगा, तो निश्चित रूप से जो पर्यटन है वो भी इस विकसित उत्तर प्रदेश की जीडीपी में, विकसित उत्तर प्रदेश की तरक्की में एक बहुत बड़ा एक हिस्सा निभाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा हिस्सा निभाएगा। और इसीलिए विकसित भारत को जो संकल्प है, जो सपना है, हर एक 140 करोड़ भारतीय का सपना बनने की जरूरत है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो हर बड़े छोटे बड़े मंचों पे लगातार लोगों से आह्वान कर रहे हैं, लोगों से ये कहा जा सकता है कि उस सपने का भागीदार बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए सिर्फ लोग नहीं, हर छोटे बड़े सेक्टर में भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
तो बीएनबी में आज समय इतना ही। नवनीत जी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आज हमने बात की कि जो विकसित भारत है, जो संकल्प है, जो सपना है 2047 में, इसमें अलग अलग बड़े छोटे बड़े सेक्टर का कितना बड़ा योगदान होगा। लेकिन कल फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।